मैं अवधेश कुमार पांडे मित्रा बालिका इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूँ। हम आपको पहला लेसन ही आपको पढ़ा रहे थे, उसमें सजीव आपका नाम है सजीव जगत, और इसके पहले वाले वीडियो में हमने वर्गीकरण के बारे में बताया था। वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण का विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद आज हम देखेंगे वर्गीकरण की आवश्यकता, हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, वर्गीकरण अगर नहीं होता तो हम किसी जीव को आसानी से पहचान नहीं पाते। सभी जीव जंतुओं को, जितने भी जीवित जंतु हों, उनको पहचानने के लिए, सरलता से पहचानने के लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। इसमें होता क्या है कि जीवों को, जैसे मान लीजिए आपका प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ में हम अमीबा रखते हैं, अमीबा प्रोटियस, अमीबा प्रोटियस, ये आपका अमीबा इसका वंश हो गया, और ये इसकी होगी। अब देखिए, जैसे संघ प्रोटोजोआ, हम जब वर्गीकरण करेंगे तो जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे जीव हैं, जैसे आपका हमने क्या बताया अमीबा प्रोटियस, इसको प्रोटोजोआ में रखा गया। यानी कि अमीबा से जितने भी अमीबा के समान लक्षण रखने वाले जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, वो सभी प्रोटोजोआ में रखे जाते हैं। और यह क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि हम वर्गीकरण के अनुसार ही रखते हैं। उनके आकार, रूप, रंग, उनकी उपस्थिति, उसके आधार पर ही उनको वर्गीकृत किया जाता है। और वर्गीकरण कैसे करते हैं? छोटे छोटे समूहों में, जैसे आपका जगत है, संघ है, वर्ग है, गण है, वंश है, जाति है, इन समूहों में, छोटे छोटे समूहों में इनको रखा जाता है। और यह जो छोटे छोटे समूह होते हैं तो वर्गीकरण के आधार पर ही रखे जाते हैं। तो यानी कि आप सीधे बता सकते हैं कि जीवों को पहचानने के लिए, जीवों को सरलता से उनकी पहचान करने के लिए, जीवों की उपस्थिति, आकार, संरचना के आधार पर ही उनको छोटे छोटे समूहों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। और जीवों को आसानी से पहचानने के लिए, जीवों का नामकरण आसानी से नामकरण करने के लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। आगे हम देखेंगे वर्गीकरण का महत्व, यानी कि आवश्यकता हमने बताया आपको कि क्यों आवश्यकता होगी। उसके बाद हम इसको जानेंगे कि वर्गीकरण से इसका क्या महत्व है। अगर वर्गीकरण नहीं होता तो हम किसी जीव को आसानी से पहचान नहीं पाते। यानी वर्गीकरण का महत्व, यानी कि इसके गुण हम जानेंगे कि वर्गीकरण से हमें क्या लाभ होता है। आगे हम देखेंगे कि वर्गीकरण का महत्व। वर्गीकरण के महत्व को समझने के लिए इसके कई गुण हैं, जैसे इसके हमने 6 गुण लिखे हैं। उसमें पहला है अध्ययन की सरल प्रक्रिया। इसको हम समझेंगे कि अध्ययन की सरल प्रक्रिया का मतलब, अगर हम किसी भी जीव का छोटे छोटे समूहों में वर्गीकरण करेंगे तो उसके अध्ययन, यानी जैसे मान लीजिए हम जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, हमने अभी आपको बताया कि जितने भी छोटे छोटे जीव हैं उनको हम, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इन जो नदियों, तालाबों, पोखरों में पाए जाते हैं, उनका अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उनका वर्गीकरण करेंगे तो उनको हमने किसमें रखा है? प्रोटोजोआ में रखा है। प्रोटोजोआ संघ में हमने उनको रखा है। यानी कि जितने भी इस जो आपका प्रोटोजोआ में जितने भी जीव हैं, उससे रिलेटेड जितने भी जीव आएंगे उस सबको हम प्रोटोजोआ के अंतर्गत रख सकते हैं। और जिसके कारण एक जीव का एक समूह बन जाएगा और उसका अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं। यानी कि एक ही संघ में हम कई जीवों को रखकर उसका जो भी प्रोटोजोआ में जितने भी जीव होंगे लगभग उनके लक्षण एक दूसरे से मिलते रहेंगे, इसलिए उसके अध्ययन की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। दूसरा आप देखेंगे जंतुओं की उत्पत्ति का ज्ञान। जंतुओं की उत्पत्ति का ज्ञान, यानी कि अगर हम जंतुओं को छोटे छोटे समूहों में हम बांट रहे हैं, यानी कि उसका वर्गीकरण हम कर रहे हैं, तो जंतुओं की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, किन चीज़ों से इनकी उत्पत्ति हुई है, इनका जन्म हुआ है, उसका अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं। और इसमें सहयोग कौन करेगा? वर्गीकरण।
क्योंकि वर्गीकरण के द्वारा ही हम जंतुओं की उत्पत्ति का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और क्यों कर पाएंगे? क्योंकि किसी भी जंतु की जो जंतु है उसको हम छोटे छोटे समूहों में बांट देंगे, जिसके कारण उनकी संख्या कम होगी। अगर जब उनकी संख्या कम होगी तो उसके बारे में पूरी जानकारी रखना संभव है और उसकी उत्पत्ति का ज्ञान हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपके क्लास में 10 लड़के हैं, 10 बच्चे हैं, तो हम उनका पूरा बायोडाटा आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ से आता है, क्या करता है, या इसके माता पिता क्या नाम है, सब कुछ हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर 1000 बच्चे हैं तो सभी का ज्ञान, सभी बच्चों के बारे में जानकारी रखना संभव नहीं होगा। इसलिए वर्गीकरण में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे समूहों में जंतुओं को बांट देते हैं, जिससे हम कुछ ही जंतु आते हैं जिसके कारण उसकी उत्पत्ति का आसानी से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा आता है प्राकृतिक संबंधों का ज्ञान, यानी कि जो भी जीव आएंगे, जैसे मान लीजिए हमने प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत अमीबा, पैरामीशियम को रख दिए और जो छोटे छोटे समूह में, कई समूह में उनको हम बांटे हैं, तो जो आपका प्रोटोजोआ संघ में जितने भी जंतु आएंगे उनकी प्रकृति से संबंध, यानी कि प्रकृति में कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, किस वातावरण में अपने आप को ढाल सकते हैं, किस वातावरण में रह सकते हैं, उसका ज्ञान हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी, लाखों में रहेगी, तो सभी जंतुओं के बारे में, उनके प्राकृतिक वासों के बारे में, प्रकृति से उनके संबंधों के बारे में हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात वर्गीकरण के द्वारा हम प्राकृतिक संबंधों का, जीवों का प्राकृतिक संबंधों से जो ज्ञान होगा उसको हम आसानी से ग्रहण कर सकते हैं और समझ सकते हैं। चौथा है आपका विभिन्न जंतुओं के परस्पर संबंधों का ज्ञान। जैसे मान लीजिए प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत कुछ जंतु हैं, तो उनका और भी जो दूसरे संघ आएंगे, दूसरे समूह होंगे, उनका उन समूहों में जो और जंतु आ रहे हैं उनसे संबंध का अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे सपोज है कि आपका यूग्लिना है, यूग्लिना को जंतु जगत और वनस्पति जगत, के बीच की कड़ी होती है। यानी कि जो यूग्लिना है वह जो है जंतु भी है और वनस्पति भी है। जैसे हमने बताया विभिन्न जंतुओं के परस्पर संबंधों का ज्ञान, तो हम उसका जब वर्गीकरण करेंगे तो आसानी से हम उसको पहचान लेंगे। क्यों? जंतु भी है और वनस्पति भी है। क्यों है? क्योंकि जंतुओं की भांति जो आपका यूग्लिना है उसमें गमन होता है, गति होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, प्रजनन होता है, यानी कि जो हम लोग के लक्षण है सभी लक्षण इसमें पाए जाते हैं। लेकिन एक लक्षण है जो वनस्पति का उसके अंदर पाया जाता है, और यही जो लक्षण है इसको वनस्पति जगत और जंतु जगत के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। जैसे क्लोरोफिल, जिसको बोलते हैं हरी, क्लोरोफिल यूग्लिना में पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना भोजन बनाता है। और मालूम है कि जितने भी वनस्पतियां हैं सभी में एक क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल के कारण ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो यही लक्षण यूग्लिना में पाया जाता है। अब पेड़ पौधे हैं, क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं? आज यहाँ पौधा था, कल अपने आप उसको चला गया कहीं और, तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन यूग्लिना में क्या है, एक जंतु है, लेकिन इसमें वनस्पति का यह लक्षण जो है इसमें पाया जाता है। इसलिए यह यूग्लिना को हम कह सकते हैं कि यह वनस्पति जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी है, यानी कि जंतुओं में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन वर्गीकरण के द्वारा आसानी से हम कर सकते हैं। अगला है जंतुओं के अनुकूलन का ज्ञान। अनुकूलन में होता है जैसे हम हैं तो हम जिस वातावरण में रह रहे हैं उस वातावरण में अपने आप को ढाल लेते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हम अपने आप को, हमारा शरीर जो है सर्दी गर्मी को एडजस्ट कर लेता है, उसके अनुकूल हम अपने आप को ढाल लेते हैं। वही हाल जंतुओं में अनुकूलन का ज्ञान, यानी कि जितने भी जंतु होते हैं चाहे वो किसी भी प्राकृतिक वास में या प्राकृतिक वातावरण में रहते हो, वे अपने आप को उस प्राकृतिक वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, और उनका सही ढंग से ज्ञान हमें वर्गीकरण के माध्यम से ही मिलता है। इसलिए हम बता सकते हैं कि जंतुओं में जो अनुकूलन होता है उसका अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं वर्गीकरण के माध्यम से। अगला है जंतुओं के संयोजी कड़ी का ज्ञान, जिसको भी हमने आपको बता दिया। इसमें उदाहरण देखिए यूग्लिना,
या आप बता सकते हैं कि संयोगी कड़ी में होता है कि ऐसे जीव जिसमें दो वर्गों या दो संघों के लक्षण एक साथ पाए जाते हो, यानी कि उस संघ से भी संबंध रखता हो और जिस संघ में रखा गया उस संघ से भी या उस वर्ग से भी वो आपका संबंध रखता हो, उसे हम बोलते हैं संयोगी कड़ी। तो जंतुओं के संयोगी कड़ी का ज्ञान हमें वर्गीकरण के माध्यम से मिल सकता है और इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे आपका आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स एक जंतु है जिसमें पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। पक्षी वर्ग के जो लक्षण पाए जाते हैं क्योंकि जो आपका आर्कियोप्टेरिक्स है उसमें बड़े बड़े पंख पाए जाते हैं और उसका जो मुंह था वो चिड़िए या उसका जो मुंह चोंच की तरह था और शरीर पर बाल पाए जाते थे, वो अंडे देते थे, इसलिए उनको सरीसृप में भी रखा गया है। और पंख पाए जाते थे, मुंह में उनका जो मुंह चोंच के समान था, चोंच में उसके दांत भी पाए जाते थे, इसलिए वे आपको पक्षी वर्ग में भी उनको रखा गया है। तो इसको ऐसे जीव जिनको दोनों वर्गों में रखा जा सकता है उन्हें हम बोलते हैं संयोगी कड़ी। और इसका जो संयोगी कड़ी का ज्ञान है हम वर्गीकरण के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उसका आसानी से हम वर्गीकरण कर सकते हैं, उस जीव के बारे में पूरी जानकारी हम वर्गीकरण के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे पदानुक्रमी वर्गीकरण। पदानुक्रमी माने कि एक स्टेप बाय स्टेप उसका वर्गीकरण करना ही पदानुक्रमी वर्गीकरण कहलाता है। और पदानुक्रमी वर्गीकरण में सबसे पहले आपका आता है जगत, दूसरा आता है फाइलम, तीसरा आता है वर्ग, चौथा वर्ग, कुल, वंश और जाति। यानी कि ये सब चीजें जहाँ पर आती हैं उन्हें हम बोलते हैं पदानुक्रमी। इन सब के द्वारा किसी जीव का या किसी पादप का वर्गीकरण अगर किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं पदानुक्रमी वर्गीकरण। जैसे हम बताएंगे आपको, आगे देखेंगे, जैसे बता रहे थे आपको कि पदानुक्रमी वर्गीकरण किसे कहते हैं, जिसमें जगत, फाइलम, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति सभी दूसरे क्रम वाइज आते हैं, उसे हम बोलते हैं पदानुक्रमी वर्गीकरण। और जैसे हमने आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता रहे हैं आपको मनुष्य का पदानुक्रमी वर्गीकरण। अगर आपको किसी भी जैसे मनुष्य का वर्गीकरण करना है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका जगत एनिमिलिया या आप कह सकते हैं इसको जल। जगत में क्या लिखते हैं आप जल। हम किस तरह के हम लोग का जो वर्गीकरण अपना कर रहे हैं उसमें देखेंगे फाइलम में क्या आएगा कार्य। फाइलम में किस फाइलम के हैं कार्य करते हैं। वर्ग क्या है हमारा मैलेरिया, वर्ग क्या है हमारा प्राइमेट्स, कुल क्या है होमिनिडी, वंश क्या है होमो और जाति है होमो सैपियंस। तो अगर इस तरह का वर्गीकरण कहीं आप देखते हैं तो इसे आप बोल सकते हैं पदानुक्रमी वर्गीकरण, यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप इसको रखना पदानुक्रमी वर्गीकरण कहलाता है। और हम लोग जो चाहे जंतु जगत हो चाहे वनस्पति जगत में जब वर्गीकरण करते हैं तो हम लोग इसी को फॉलो करते हैं, पदानुक्रमी वर्गीकरण के द्वारा ही हम वर्गीकरण इसका करते हैं। आगे हम देखेंगे हम संग्रहालय या म्यूजियम। सभी लोग जानते होंगे कि संग्रहालय और म्यूजियम क्या होता है। संग्रहालय को आप बोल सकते हैं टेम्पल ऑफ मैसेज। ग्रीक भाषा में इसको कहा जाता है टेम्पल ऑफ मैसेज, विज्ञान एवं कला की देवी। इसका मतलब क्या होगा विज्ञान एवं कला की देवी, यानी कि संग्रहालय वह साधन है जिसके माध्यम से हम कहीं बहुत दूर गए भी बिना गए हम कई जंतुओं, पेड़ पौधों तथा कई जंतुओं के बारे में जानकारी एक ही कमरे में बैठकर ले सकते हैं, उसे हम बोलते हैं संग्रहालय। चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे बायोलॉजी जीव विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे केमिस्ट्री के क्षेत्र में हो, चाहे आपका ऐतिहासिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में जीवों को या उन वस्तुओं को, महान व्यक्तियों के वस्तुओं को या महान व्यक्तियों के जीवनी को एक संग्रहालय के रूप में संग्रहित करके एक कमरे के अंदर रखना और उसके बारे में लोगों को कहीं बिना गए जानकारी प्राप्त करना ही आपका संग्रहालय का मुख्य कार्य है। इसको टेम्पल ऑफ मैसेज या विज्ञान कला की देवी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत विज्ञान के भी कई इंस्ट्रूमेंट या जीव जंतु और कला, यानी कि आपके जो जैसे हड़प्पा की सभ्यता या आपके
मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सबकी सभ्यता का जितना भी आपका सामान मिला है उसको एक संग्रहालय में रखना, एक मतलब एक कमरे में इकट्ठा करना और लोगों को उसके बारे में जानकारी देना ही संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य है। और इसे ही आप कह सकते हैं टेम्पल ऑफ मैसेज। संग्रहालय कई प्रकार के होते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि संग्रहालय कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोलिए कि विज्ञान का संग्रहालय, तो उसमें विज्ञान से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी, कलाकृतियाँ होंगी, विज्ञान से संबंधित जितने भी जंतु होंगे, पेड़ पौधे होंगे, उन जीवों को और पेड़ पौधों को संग्रहालय में संग्रहित किया जाता है, उसके बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती है। तो हम इसके बाद बता रहे हैं आपको संग्रहालय के कितने प्रकार होते हैं, संग्रहालय कितने प्रकार के होते हैं। आगे देखेंगे संग्रहालय के प्रकार। संग्रहालय आगे हमने संग्रहालय को 6 भागों में डिवाइड किया है। पहला आपका है पुरातन संग्रहालय, दूसरा है आपका ऐतिहासिक संग्रहालय, तीसरा है प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय और चौथा है कलात्मक संग्रहालय, पांचवा है व्यवहारिक विज्ञान संग्रहालय और छठवां है विशेषीकृत संग्रहालय। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पुरातन संग्रहालय। जैसे नाम से चल रहा है पुरातन माने कि ऐसा संग्रहालय जिसमें पुराने समय की कलाकृतियों को और पांडुलिपियों को और जो कि ऐतिहासिक किताबें हैं या आपके खुदाई के दौरान जो आपको ऐतिहासिक सामान मिलते हैं, पांडुलिपियाँ मिली हैं और जितने भी उनके शिला अभिलेख हैं, सबको इस पुरातन संग्रहालय के अंतर्गत रखा जाता है। और इस प्रकार का संग्रहालय आपका लंदन में है और आपके देश में हैदराबाद में भी एक संग्रहालय इस प्रकार का है। अगला है आपका ऐतिहासिक संग्रहालय, जिसके बारे में आप नाम से देख रहे हैं कि ऐतिहासिक यानी इतिहास के पन्नों पे, यानी कि जो हमारे पहले जो भी घटनाएं घटित हो चुकी हैं या जो भी रचनाएं हुई हैं और जो भी आपके पुराने समय जैसे आपको हमने बताया था कि हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो तमाम नगर है, मिस्र का पिरामिड है, इसके बारे में जो भी कुछ आपको अवशेष हैं उसके सभी को इस पिरामिड के अंदर, इस संग्रहालय के अंतर्गत रखा गया है। इसके बारे में ऐतिहासिक संग्रहालय के बाद आपका है प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, जिसका अध्ययन हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और हमने जो आपको अभी आज जितनी भी चीज़ें आपको बताई है उसका आप अध्ययन करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से, और उसमें जो भी आपको टॉपिक समझ में आया उसे आप अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे और उसका उत्तर अगले वीडियो